तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। देख रहे हो, मैंने बोला था ना, सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे किस इवेंट को माना गया है डीएनए सिंथेसिस, मैंने बताया था अभी लास्ट वीडियो में ही कि डीएनए सिंथेसिस जब हो रहा होगा, स्टार्ट हो जाएगा तो हम मानेंगे एस, और जब नहीं हो रहा होगा तो उससे पहले जीवन, जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जी2। याद आ रहा है? हम्म। बोलो बोलो, अभी अभी मैंने बताया था ना। तो फर्स्ट गैप फेज या गैप फर्स्ट फेज, ठीक है, इसके बारे में आइए देखें। ये फेज क्या बताता है? ये बताता है इंटरवल किस किस के बीच में, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग के बीच का। हमने देखा था कि सेल क्या करेगा, एक सेल है ये डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा। अब ये सेल ग्रो करता जाएगा, साइज में ग्रो करता जाएगा, और यहाँ मान लो डीएनए डबल हो रहा है। तो यहाँ माइटोसिस हुआ है और यहाँ डीएनए डबल हो रहा है, यहाँ डीएनए डबल हो रहा है। तो इनके बीच में जो सेल का स्थिति है ना, उसे ही कहते हैं जीवन फेज। क्या कहते हैं? जीवन। ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, इसमें सेल ग्रो कर रहा होगा साइज में, है ना, ऑर्गेनल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो कर रही होगी, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम या प्रोटीन जरूरी है वो सब चीज बन रहा होगा। यही सब होगा, और क्या होगा बताओ। और साइटोप्लाज्म तुम जानते हो, ग्रो, साइटोप्लाज्म तो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। तो जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जीवन फेज में मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल इंक्रीजेस इन सेल एंड सेल रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अभी क्या बोला है, ये वाला लाइन देखो, ये बोल रहा है कि कोई अगर एक सेल है, ध्यान से सुनना, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया था, कितना था? एक। सेल के उत्पत्ति के समय, बर्थ के समय में। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाए, एक से बन जाए दो, दो से बन जाए चार। तो ये सारा इवेंट कब हो रहा होगा? जीवन फेज में। कब हो रहा होगा? जीवन फेज में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। क्योंकि जब एक न्यू सेल बनता है तो एक साथ 50 या 100 माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी हो जाएगा, उसमें तो नहीं होगा ना। तो वो जो सेल में हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा वो उसकी वजह से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं। ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन का बनना तो जरूरी है ना। मुझे एक बात बताओ, डीएनए है, ये डीएनए है मान लो, इस डीएनए से बनता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और इस आरएनए से क्या बनता है? ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन ही क्या होता है? एंजाइम। मैंने बताया था, क्यों योगेश? मैंने बताया था ना, ये प्रोटीन ही क्या होता है? एंजाइम। और इसी एंजाइम की वजह से तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटी हो रहा है। तो आरएनए तो बनेगा ही, और प्रोटीन तो बनेगा ही, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि वहां चीजें नई नई बन रही है, तो उसके लिए इनका होना जरूरी है। बोलो कोई दिक्कत? हम्म। अब ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस of new protoplasm take place in cell and it starts growing in size. Cell grows maximum in जीवन। ठीक है। अब ये नया नया प्रोटीन बन रहा है, सब कुछ नए नए बन रहे हैं। इस वजह से जो साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपस में ग्रो करते चले जाते हैं। अगर ऐसा हो सिर्फ कि मैं सिर्फ साइटोप्लाज्म को बढ़ाता जाऊं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं बढ़ाऊं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बॉर्डर पे रहता है। जानते हो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? ये बॉर्डर पे, बॉर्डर। यहाँ पे, यहाँ पे है वो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बढ़ाना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म को भी। बोलो बोलो, सही बात है कि नहीं है? तो प्रोटोप्लाज्म सही बढ़ता बात है है। उसी प्रोटीन की वजह से, जो प्रोटीन नया नया बन रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको अपने को बक्से में कर देना है कैद। समझे योगेश? हम्म। कि सेल ग्रोज मैक्सिमम इन जीवन स्टेज। सेल का ग्रोथ मैक्सिमम हमें कब देखने को मिलता है? जीवन स्टेज में। ग्रोथ सब में हो रहा है, बट मैक्सिमम देखने को कहाँ मिलता है? जीवन में। बोलो कोई दिक्कत है?
होना तो नहीं चाहिए। नहीं। नहीं है, आगे बढ़े। हम्म, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एस फेज का। हम किसका बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस फेज, जिसमें डीएनए सिंथेसिस के बारे में बात होता है। तो रेप्लिकेशन, ध्यान से सुनना है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन एस फेज। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है। इस पूरे में एस फेज में पूरा पंच लाइन पे छुपा हुआ है। देखो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। मैं एक सेल बनाता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ये मान लो, ये मान लो हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया। क्या न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है? यस, हमने डीएनए बना दिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है? यस, हमने डीएनए बना दिया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके अंदर भी डीएनए होता है। बोलो योगेश, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। ध्यान से सुनते जाना। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर डीएनए होता है, इनके अंदर डीएनए होता है। इन दोनों के डीएनए को हम क्या कहते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। बोलो कोई दिक्कत है? और अब नहीं। ये बता रहा है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, ये किसी भी स्टेज ऑफ सेल साइकिल में क्या हो सकता है? डबल हो सकता है। क्या हो सकता है? डबल, इंटू टू कर दो। यानी साइटोप्लाज्मिक डीएनए के बारे में अगर तुमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस स्टेज में डबल होता है, तो आप कोई भी स्टेज लिख सकते हो। एस में, जीवन में, जी टू में, कोई भी। चाहे जीवन ले लो, चाहे एस ले लो, चाहे जी टू ले लो। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन एक होता है न्यूक्लियर डीएनए। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर इसका फिक्स है कि ये कब डबल होगा? एस फेज में। कब डबल होगा? एस फेज में। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। बोलो योगेश, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में ऑप्शंस में देगा तुमको, चाहो तो इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लेना, ठीक है। वो सोचते हैं अच्छा हिस्टोन तो एक प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन तो जीवन फेज में बनेगा, बट नहीं। हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है? ये बनता है एस फेज में। कब बनता है? एस फेज में, ठीक है। पहले से हम हिस्टोन प्रोटीन लेके क्या करें? समझ रहे हो? क्योंकि डीएनए कब डबल हो रहा है? डीएनए तो डबल हो रहा है एस फेज में। तो जब डीएनए डबल हुआ तभी हम बना लेते हैं प्रोटीन। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब और भी ध्यान से सुनना। एस फेज में क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम डबल नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लो। डीएनए तो यहाँ पे डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। तुम बोलोगे ये कैसे होता है, जरा आप समझाएं इसको। तो आओ देखें, ध्यान से सुनना। ये एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या? अगर ये कंडेंस हो गया होता, तो क्या क्रोमोसोम का ऐसा शेप ले चुका होता? तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ये डीएनए इसके अंदर होता है ऐसे कुछ। हाँ या ना योगेश, मृणाली, ओमकार, वैष्णवी, आर्य? हाँ। यस। लेकिन अब मैंने बोला है हाँ। कि एस फेज आ गया, और एस फेज में डीएनए डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये तो हमारा डीएनए था ही एक। अब हम ग्रीन कलर से बनाते हैं एक और डीएनए, क्योंकि ये डबल हो गया। ये क्या हो गया? डबल। तो ध्यान से देखो, ये है वो डीएनए ग्रीन वाला दिख रहा है, और ये है वो रेड वाला डीएनए। ये क्या है? वो रेड वाला। तुमको डीएनए कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? बोलो। तुम बोलोगे सर मुझे दो। डीएनए तो देखा जाए तो दो दिख रहा है।
एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, है ना। लेकिन यहाँ अगर मैं पूछ लूं क्रोमोसोम तुम्हें कितना दिख रहा है, तो तुम बोलोगे सर मुझे याद आया लास्ट क्लास में आपने बोला था कि क्रोमोसोम जब भी देखना हो तो तुम देखो सेंट्रोमियर कितने हैं, और यहाँ मुझे सेंट्रोमियर सिर्फ एक पिंक कलर का बीच में दिख रहा है, ये गोला गोल। तो क्रोमोसोम अब भी एक है, हाँ। और पहले भी सेंट्रोमियर एक था, तो पहले भी एक ही था। बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्रोमोसोम जब भी देखना हो तो हमें नहीं। क्या देखना चाहिए? ये गोल वाला बीच में जो है सेंट्रोमियर। बोलो योगेश, बोलो मृणाली। भाई तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, नहीं बताओ ये सर। सही बात है ना? हाँ। हाँ। सही है सर। यस। ओके। तो सेंट्रोमियर जितने होंगे क्रोमोसोम उतने होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे ही, क्योंकि सेल चैप्टर तो पढ़ेंगे ना। अभी बस ये याद रखना है कि ये गोल बीच में जितना होगा सेंट्रोमियर, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ये श्योर है। और एक और चीज मैं बता दूं, जितने आपको ये वाले दिखेंगे जिसे कहते हैं क्रोमैटिड, क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्रोमैटिड। जितने तुम्हें क्रोमैटिड दिखेंगे, यहाँ पे हमें एक ये वाला दिखा लाल वाला, और एक हमें कौन सा वाला दिखा है? ये ग्रीन वाला। तो जितने हमें क्रोमैटिड दिखेंगे उतने डीएनए हो जाएंगे। तो डीएनए तो हमें ठीक है, यहाँ पे दो दिखा है, डीएनए तो हमें दो दिखा, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी हमें कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। तो याद रखना है कि एस फेज में डीएनए डबल होता है, बट क्रोमोसोम डबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है। गॉट इट? अब एक चीज मैं हम्म। बता दूं, अगर मैं बोल रहा था हाँ। कि ये डीएनए 1C है, मान लो 1C है, तो अब कितना हो जाएगा? ये 2C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2C, क्योंकि डबल हो गया। डीएनए को हम किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं? 2C। तो अगर कोई ह्यूमन बींग में मान लो 2C डीएनए था, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि एस फेज में कितना हो गया डीएनए, तुम क्या बोलोगे? 4C। कितना हो जाएगा? 4C। मान लो किसी में 2N क्रोमोसोम था, तो एस फेज में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। क्रोमोसोम को एन से दिखाते हैं, क्रोमोसोम 2N ही रहेगा, याद रखना टू है ये। एन बिल्कुल सही बात है ना, एस फेज है ये। तो क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम को किससे दिखाते हैं? एन से, और डीएनए को किससे दिखाते हैं? सी से। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो एस फेज में बस डीएनए डबल होता है, और एन सॉरी एस फेज में क्रोमोसोम सेम रहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो हमें माइटोसिस मियोसिस के डिवीजन के वक्त में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना है। मैं इसे हटा दूं या एक बार और समझाएं? यह समझ आ गया है? ईमानदारी से बताओ सभी लोग। हटा दो सर। हटा देना। हाँ। तो हाँ। क्रोमोसोम नंबर जब भी स्टडी करना होगा क्या देखोगे? हाँ। सेंट्रोमियर। क्या देखोगे? सेंट्रोमियर, बस। सेंट्रोमियर देखोगे ना जैसे ही, बाकी चीजें तुम भूल ही जाना। सेंट्रोमियर देखो और क्रोमेटिड देखो। सेंट्रोमियर एक तो क्रोमोसोम एक, क्रोमेटिड एक तो डीएनए एक, क्रोमेटिड दो तो डीएनए दो। ठीक है, बोलो। अब ये डिप्लॉयड और हाँ। हैप्लॉयड के बारे में मैंने कई बार बता ही दिया है। तो एक चीज जान लीजिए, अगर मैं ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ह्यूमन एक सेल है ना, और इसका ये न्यूक्लियस, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं वो हमें पता है कि पहले तो क्रोमोसोम नहीं दिखते। ये क्रोमोसोम दिखता कब है? सेल डिवीजन के वक्त में। क्या ये 46 क्रोमोसोम है? यस। जब तुम इसको सेल डिवीजन के वक्त में देखोगे, तो ये 46 ऐसे नहीं दिखेंगे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे दिखता ही नहीं है। अगर ऐसे दिखता तो हम तो 46 ही बोलते हैं ना। ये दिखता कुछ ऐसे है, देख लो, एक यहाँ ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और दूसरा ऐसे, दिख रहा है? फिर एक ऐसे, हाँ। फिर एक ऐसे। हाँ, ये ऐसे नहीं होते, याद रख लेना। ये इस तरह के डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, क्योंकि डीएनए डबल हो चुका है ना, तो इसलिए इस तरह के होते हैं। बोलो यहाँ कितने क्रोमोसोम है इस फोटो में? योगेश बताएगा। योगेश, इस दो। क्रोमो इसमें कितने क्रोमोसोम इस फोटो में? दो। चार क्रोमोसोम सॉरी। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम दो, और डीएनए कितने हैं योगेश? चार। चार, वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये हमको पेयर में दिखता है। किस में दिखता है? पेयर में। इसीलिए हमने पेयर। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कंसेप्ट लिया है।
हमें पेयर में दिखता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं? 2n। n यानी क्रोमोसोम। और अगर हमें सिंगल सिंगल दिखता है ऐसे तो हम सीधा बोल देते हैं अच्छा 46 क्रोमोसोम, है ना? समझ आया क्या? बट ऐसे हमें दिखता ही नहीं है, हमें ऐसे नहीं दिखता। बोलो। तो ये जो क्रोमोसोम का प्लॉइडी है, ये जीवन में कैसा होता है? ये जीवन फेज में कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और एस फेज में भी क्या होता है? सेम होता है, डिप्लॉयड ही होता है, 2n ही रहता है। वही बताया है। क्योंकि क्रोमोसोम तो चेंज नहीं होता। देखो कैसे, जीवन में मान लो ऐसा था, ये जीवन का है, ऑरेंज कलर है जीवन का, ऐसे था। कितने हैं? तुम बोलोगे सर 2c डीएनए और 2n क्रोमोसोम। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। योगेश, मृणाली, नहीं सर। ओमकार, भाई दो डीएनए नहीं। हमको दिख रहा है क्या? और दो क्रोमोसोम। हम्म, अब आफ्टर एस फेज, मैं बोल रहा हूँ एस फेज के बाद क्या होगा? एस फेज के बाद क्या होगा? तो एस फेज के बाद कहानी ये हो जाएगा। अब बताओ कितने क्रोमोसोम कितने डीएनए, बताओ कौन बोलेगा? योगेश दादा बोलेंगे। योगेश, कितने क्रोमोसोम कितने थर्टीन। डीएनए बताओ? 4 करोड़। इस इस फोटो को हाँ, बोलो बोलो। योगेश बताओ। क्रोमोसोम के लिए मैंने क्या बोला था देखने के लिए, वो दो देखो। और डीएनए, डीएनए के लिए जो मैंने बोला था वो देखो। अब बताओ। 2 क्रोमोसोम और 4 डीएनए। तो अगर दो क्रोमोसोम है तो मैं 2n लिखूं, और अगर चार डीएनए है तो मैं 4c लिखूं? हाँ। बताओ, किसी को कोई हम्म, कंफ्यूजन है? हाँ। क्या कंफ्यूजन है? नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं है। ओके, तो ये गोला गोला जो सेंट्रोमियर तुमने देखा, उसी आधार पे तुमने बोला होगा। क्यों योगेश? कि सर हाँ क्रोमोसोम सर। तो अभी भी उतने ही है ना, पहले भी देखो आप इतने ही थे, हाँ। दो ही थे, अभी भी दो ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन क्रोमेटिड बढ़ गए, एक दो तीन चार हो गए, तो हमने 4c बता दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एस फेज, ये जो एस फेज तुमको दिख रहा है ना, ये एस फेज वाला कहानी, इस एस फेज में सिर्फ हाँ, डीएनए डबल हो रहा है। देखो 4c हुआ है, क्रोमोसोम 2n ही है अभी भी। कोई दिक्कत? नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी प्लॉइडी चेंज नहीं होता है, प्लॉइडी चेंज नहीं होता है। कोई दिक्कत? 2n था तो अभी भी नहीं। 2n ही रहेगा। ठीक है। एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डीएनए कंटेंट इन क्रोमोसोम बिकम डबल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको करता हूँ अंडरलाइन। इसमें क्या लिख दिया देखो, इसमें लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ये क्या अर्थ हुआ? देखो ये अर्थ क्या हुआ इसका। अर्थ ये हुआ कि ये था एक पहले क्रोमोसोम। बोलो, कोई दिक्कत? और इसके अंदर नहीं। मान लेते हैं कुछ ऐसा सा डीएनए छुप के बैठा हुआ था, ये था डीएनए ग्रीन कलर का। अब मुझे बताओ एस फेज में क्या हुआ होगा? तुम बोलोगे एस फेज में आप इसके क्रोमेटिड को कर दो डबल। क्यों योगेश? लो, मैंने कर दिया डबल। ये ग्रीन कलर का डीएनए, क्या इसी का कॉपी हुआ होगा ग्रीन कलर का डीएनए? याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि हम्म। ये एक डीएनए है ग्रीन कलर का, ये एग्जैक्ट खुद का कॉपी बना लेता है यहाँ पे। इसे ही तो डीएनए हम्म, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो मुझे हाँ। एक बात हाँ। बताओ, अगर ये क्रोमोसोम एन था और अभी भी ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन क्या ये अपना कॉपी नहीं बना लिया यहाँ पे हाँ। अपने जैसा? हाँ। अपना संख्या नहीं बढ़ाया है, बट अपना कॉपी बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ पे वही लिखा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ये पहले जैसा था वैसा इधर भी बना लिया। और डीएनए रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, एक से दो। रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों में अंतर है। रेप्लिकेशन यानी संख्या बढ़ा लेना, डबल कर लेना, और हम्म, डुप्लीकेशन मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना लेना। तो दोनों चीज यहाँ पे हो रहा है। डीएनए का क्या होता है यहाँ पे? रेप्लिकेशन। डीएनए क्या होता है? डबल। और क्रोमोसोम क्या करता है? खुद के जैसा एक बना लेता है, डुप्लीकेट, कॉपी, फोटो कॉपी। लेकिन दोनों अटैच्ड रहते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर बढ़ता नहीं है। तो क्या लिखा है? डीएनए कंटेंट इन अ क्रोमोसोम बिकम डबल।
हम देख रहे हैं ये कितना क्रोमोसोम था, देखो एक ही क्रोमोसोम था। एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए, इस लाइन को आओ समझो। यहाँ देखो, इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ, मैं येलो कलर से बक्से में इसको कैद करता हूँ। देखो, डीएनए कंटेंट इन अ क्रोमोसोम बिकम डबल। ये क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ एन क्रोमोसोम है और 1C डीएनए है। यहाँ भी एन क्रोमोसोम है लेकिन 2C डीएनए है कि नहीं है। तो क्रोमोसोम सेम था, क्रोमोसोम सेम था, उसके अंदर डीएनए कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सिर्फ अगर एन को देखो तो, फोटो को मत देखो। क्या डीएनए कंटेंट उसके अंदर बढ़ गया, हाँ या ना। हाँ। तो वही लिखा है, वही लिख के यहाँ पे बता रहा है, वही बता रहा है कि डीएनए कंटेंट इन अ क्रोमोसोम बिकम्स डबल। भाई डीएनए तो, क्रोमोसोम तो उतना ही है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक ही है। हाँ लेकिन डीएनए यहाँ पे एक है और यहाँ डीएनए कितना है, 2। बोलो कोई प्रॉब्लम। नहीं नहीं। सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बोल रहा हूँ कि इसमें तो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है। यस, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे साफ लिख दिया है, यहाँ पे साफ क्या लिख दिया है, यहाँ साफ लिखा है एनिमल सेल। वैसे यह नहीं भी लिखता तो चल जाता, ठीक है। देखो क्यों, एनिमल सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। मैं अगर इसका फोटो बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ये एक सेल है, दिख रहा है। इस सेल के ऊपर ये छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है, येलो सा। इस न्यूक्लियस के आसपास हाँ। ऐसे 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 लाइनिंग वाले कुछ होते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। अभी ये एक दिख रहा है ना, अभी ये एक दिख रहा है। ये एक से डबल हो जाएगा, 2। ऐसा ही एक ये ऊपर जाएगा और ऐसा ही मान लो एक ये नीचे आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं सर। नहीं सर। नहीं हाँ, सर। तो ये सेंट्रियोल एक एक ऊपर जाएगा और ऐसा ही एक नीचे आएगा। हाँ याद रखना, सेंट्रियोल में 2 ऐसे ऐसे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसे डिप्लोसोम कहते हैं, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है ना। 9 ऐसे ऐसे टिब्यूल्स इसमें होते हैं और 9 ऐसे ऐसे इसमें होते हैं, है ना। देखेंगे इसका भी फोटो, देखेंगे सेल चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है, कि एस फेज में क्या क्या चीज बनता है, डबल होता है। जो तुमको अब याद रखना है एस फेज में, एस फेज में बार बार तुम पढ़ रहे हो कि डीएनए तो डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। और दूसरा क्या याद रखना है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है। डीएनए कहाँ डबल होता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस में ही डबल होगा। सेंट्रियोल कहाँ पे डबल होता है, साइटोप्लाज्म में। याद रखोगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी हाँ बात, सर। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। इसके अलावा क्या याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है एस फेज में। इसके अलावा क्या याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है लेकिन डीएनए नंबर बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। और अगर याद रखना चाहो तो एक और चीज याद रख लो, कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए किसी भी स्टेज में डबल हो सकता है, रेप्लिकेट। बोलो कोई दिक्कत। ये सब याद हो नो जाना दिक। चाहिए, नो दिक्कत। क्या हम लोग आगे बढ़े, योगेश एस फेज अच्छे से समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ। अच्छा योगेश, तुम्हारा भी नाम है वैष्णवी। लोग प्यार से घर में योगेश योगेश नहीं। बुलाते हो। योगेश नहीं, वैष्णवी बुलाते हैं। योगेश तो प्यारा नाम। G2 फेज, या इसे कहते हैं सेकेंड गैप फेज, या इसे कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, या प्री माइटोसिस। अब प्री माइटोसिस क्यों बोला गया, ध्यान से देखो इस चक्र को।
ये G1 S G2 M फेज। तो मुझे बताओ G2 फेज क्या S के बाद आया है? हाँ। क्या माइटोसिस से पहले आया है? तो हाँ। तो माइटोसिस से पहले तो प्री हाँ माइटोसिस, और डीएनए के बाद आया है तो पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पे फाइनली प्रिपेयर कर लिया जाता है चीजें या एंजाइम्स या प्रोटीन्स, किस चीज के लिए? कि सेल अब डिवाइड करने वाला है, तो जो भी है अपना तैयार हो जाओ। ठीक है। तो यह एक्चुअल प्रिपरेशन या फाइनल प्रिपरेशन होता है किस चीज के लिए? एम फेज के लिए। ठीक है। यह स्पेशल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। क्या स्पेशल मटेरियल होगा? तुम बोलोगे प्रोटीन ही होगा और एंजाइम्स ही होगा, और क्या होगा बताओ? तो यहाँ होता है कुछ प्रोटीन जिसे कहते हैं ट्यूब्युलिन प्रोटीन, है ना। इस ट्यूब्युलिन प्रोटीन की मदद से हम क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर का काम भी देखेंगे कैसे बनता है, ये भी समझेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो G2 फेज में हर वो चीज बन जाता है जो सेल के डिवीजन के वक्त में रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके बाद तो चीजें बनने का समय नहीं रहेगा ना। सेल तो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? तो जो भी एंजाइम प्रोटीन जो सब चीज बनाना है वो G2 फेज में। तुम बोलोगे सर G1 फेज में भी बनता है क्या? S फेज में भी बनता है? तो याद रखना, G1 हो, S हो या G2 फेज, हर जगह बन रहा है, हर जगह बन रहा है। बट यहाँ फाइनल प्रिपरेशन होता है अंत तक, बस इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, सेल तो अपना ग्रो करता रहेगा कंटिन्यूअस। क्या साइटोप्लाज्म तुमसे पूछ ले G1 फेज, S फेज, G2 फेज किस में ग्रो करता है? बताओ साइटोप्लाज्म। बोलो बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे। अभी मैंने बताया था सब में होता है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हर वक्त होता रहता है, हर वक्त। ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़े। हाँ अब आओ, अब हम देखते हैं जरा सा जी नॉट फेज। क्या देखते हैं? जी नॉट। देख ले क्या? बोलो मित्रों। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आओ देखें। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division. Example, heart cells and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells do not, these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage or G naught of the cell cycle. आओ एक सेल साइकिल बनाए। ये एक सेल साइकिल है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। ये G1, S, G2 और M फेज। कोई दिक्कत? मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नहीं सेल हैं वो ऐसे ही इसी चक्र में चलते रहे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारे सेल डिवाइड नहीं करना चाहते, तो मतलब एक बार बन गए ना, मान लो एक बार इस शेप पे आ गए, तो इस शेप पे आके रुक जाते हैं। उनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अब नहीं होता है, याद रखना। इनमें साइटोप्लाज्म का ग्रोथ रुक जाएगा एक समय के बाद। अब वो ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। तो जब वो ज्यादा ग्रो ही नहीं करेगा, तो क्या KI वैल्यू गड़बड़ होगा? सोच के बताओ। नहीं, ये एकदम सही रहेगा। क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कुछ गड़बड़ होगा? नहीं, वो एकदम सही रहेगा। हाँ या ना? सभी लोग बताओ। मैंने बोला साइटोप्लाज्म का ग्रोथ ही अब रुक गया। तो ये हाँ दोनों चीज जब सही रहेगा, तो क्या वो सेल डिवाइड करना चाहेगा? नहीं, नहीं करना चाहेगा। नहीं जब वो सेल डिवाइड ही नहीं करना चाहेगा, तो क्या वो अपने डीएनए को डबल करेगा? क्या वो G2 फेज में जाके कोई फालतू का खाना वाना या इंजाइम बनाएगा क्या? बताओ योगेश। वो डीएनए भी डबल नहीं करेगा, वो G2 फेज में भी नहीं जाएगा, वो S फेज में भी नहीं जाएगा। एस उसका साइटोप्लाज्म जितना ग्रो करना था कर गया, अब रुक गया। यानी ये हाँ अब G1 फेज को भी छोड़ देगा। ये क्या करेगा? G1 फेज को छोड़ देगा और आ जाएगा G नॉट फेज में। किस में आता है? G नॉट फेज। जी हाँ समझ में आया? ये आ गया अब G नॉट फेज, यानी इसको छोड़ दिया। इसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि अब इसके साइटोप्लाज्म का ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं है कि ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसा नहीं। समझ आया? तो वो S में भी नहीं जाएगा, G2 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत है ही नहीं। क्या उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी रिएक्शंस नहीं होंगे क्या? होंगे, बिल्कुल होंगे। जो सब चल रहा होगा। हाँ, बस साइटोप्लाज्म ग्रो नहीं कर रहा, तो बाकी चीजें नहीं होगी। तो सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये एक्टिव तो रहेंगे,
बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ये डिवाइड नहीं करेगा आगे जाके जब तक कि उसको जरूरत ना हो। जरूरत कब हो सकता है? या तो किसी तरह का इंजरी की वजह से सेल डेथ हो जाए, ठीक है, तो कुछ खास तरह के मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और उस जी नॉट सेल को फिर से उठा के किस में डाल देता है? जीवन में। अगर मान लो सेल का इंजरी हो गया, डेथ हो गया या कुछ हो गया, है ना, तो उस सेल के अंदर कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं, उसको फिर से एक्टिवेट कर देंगे, बोलेंगे कि छोटू तू जीवन में जा, एस में जा और G2 में जा, फिर से डिवाइड कर। समझ में आया? ये सब काम हो जाता है। कुछ कुछ में ऐसा नहीं होता, एक बार डेथ डेथ हो गया तो हो गया। तो इस तरह के कौन से सेल्स हैं? हर्ट सेल्स, है ना, एक बार हो गया कहानी खत्म। तो बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। नहीं। चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल, ध्यान से सुनना है। वैसे चेक पॉइंट्स पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि चेक पॉइंट से सवाल नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर जीवन फेज में कोई सेल है ना, वो एस फेज में आया, दिखा हमको तो दिखा कि अब DNA डबल होना स्टार्ट हुआ, तो हमने इसको मुंह खोल के बोल दिया कि एस फेज आ गया। लेकिन ये बताइए वो एस फेज में आया क्यों, कैसे आया? तो तुम बोलोगे कि इसका लॉजिक यही हो सकता है कि या तो कोई इंजाइम या तो कोई प्रोटीन वो एक्टिवेट कर रहा होगा कि भाई ये सब काम अब स्टार्ट कर दो, आया ना। जैसे अगर ह्यूमन का बात करें तो 13-14 एज में ही हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। कैसे? तो GnRH के प्रभाव से बनता है कि नहीं बनता? भाई हाँ। 13-14 ही क्यों? क्योंकि उसी वक्त GnRH क्या होता है? रिलीज होता है। तो उसी तरीके से जीवन के बाद ही एस की, तो कुछ जरूर यहाँ पे हो रहा होगा, तभी ये DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो आइए उसी को हम देखते हैं चेक पॉइंट्स के नाम से। किस नाम से देखते हैं? चेक पॉइंट से। चेक पॉइंट। तो यस, सो सेल साइकिल इज रनिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो सेल यानी पूरे सेल का जो जीवन चक्र है, वो जो पूरा चल रहा है उसको कुछ खास तरह के प्रोटीन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसका नाम क्या है? साइक्लिन्स एंड CDKs। इसको कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या कहते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। कोई दिक्कत? तो नहीं। नहीं। ये दोनों प्रोटीन जो है ना, ये दोनों प्रोटीन इस पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वैसे काइनेज वर्ड जब भी लग जाए तो समझ जाना, जो एटीपी को तोड़ देगा, जो एटीपी को तोड़ के फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा, या और लोकल भाषा में समझो तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज ऐसा प्रोटीन होगा जिसमें काइनेज लग गया, जो एटीपी यूज करता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। कहाँ गया? हाँ, साइक्लिन एंड CDK, ये दोनों प्रोटीन को हम लोग MPF भी कहते हैं, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या मैच्योरेशन प्रोटीन फैक्टर्स, ठीक है। ये सेल को मैच्योर करवाते हैं। नर्स टी हंट एंड हार्टवेल 2001 स्टडीज ऑन सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस क्या है? एक तरह का यीस्ट है। क्या है? यीस्ट यानी फंजाई, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने स्टडी करके इन प्रोटीन्स के बारे में बताया था, ये तीनों साइंटिस्ट ने। आइए देखें। सेल साइकिल इज रनिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन साइक्लिन एंड CDKs, अभी अभी हमने पढ़ा। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नोन एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKs रेगुलेट द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। काइनेज इज एन एंजाइम दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP, अभी अभी मैंने बताया, एंड ऐड टू अनदर protein. The kinase involved in the cell cycle are called CDKs because they are activated when they combine with key protein called cyclin. अब देखो यहाँ पे बताया है कि ATP का यूज करके उस फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। ATP में 3 फॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा और किसी खास प्रोटीन से जोड़ देगा। कौन जोड़ेगा? CDK। लेकिन CDK एंजाइम जो है ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, इसको एक्टिवेट करता है कौन? साइक्लिन। कौन करता है? साइक्लिन। अगर CDK को मैंने बोला ताला है, क्या है ये? ताला है। तो साइक्लिन क्या है? उसका चाबी है। क्या है? चाबी। बोलो चाबी। कोई चाबी। दिक्कत? तो नहीं ये सर। दोनों जब दोनों आपस में आएंगे ना, तब ये सब काम स्टार्ट करेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नहीं। ठीक है। ध्यान से देखो,
एट सम चेक पॉइंट्स, जैसे कौन कौन सा चेक पॉइंट, देखो G1 से लेके S के बीच में और G2 और M के बीच में, अ काइनेज एंजाइम कंबाइंस विद अ साइक्लिन एंड दिस मूव्स द सेल साइकिल फॉरवर्ड। अब देखो क्या बोला है, G1 और S के बीच में, G2 और M के बीच में कुछ खास तरह के प्रोटीन जो काइनेज ही है CD के, ये क्या करते हैं, अपने चाबी से मिलते हैं, साइक्लिन से मिलते हैं, और सेल को G1 से S में लेके चले जाते हैं, यानी सेल को बोलते हैं छोटू अब तू डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे। जब G2 कंप्लीट हो जाता है तो बोलते हैं छोटू अब तू सेल को डिवाइड करना है स्टार्ट कर दे। समझ में आया? बोलो। G2 और M के बीच में जो ट्रांजिशन होता है इज ट्रिगर्ड बाय मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर फॉर्म्ड बाय M साइक्लिन एंड CDK2। ये खास तरह के क्या है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स है, नाम इनका दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों प्रोटीन और एंजाइम की वजह से, ये एंजाइम हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये ताला और ये चाबी, इन दोनों की मदद से क्या होता है, सेल G2 से M में पहुंच जाता है। पहुंचता पहुंचता कुछ नहीं है, मतलब ये कह सकते हो सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नो सर। दिक्कत सर। नो दिक्कत। इसी के बारे में कुछ कुछ चीजें दी गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ G2 और M के बीच में, यहाँ पे जो साइकिल है, क्या दिया है G2 M के बीच में, किस किस के चीज के द्वारा ये इंड्यूस हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, सेल के साइज, डीएनए डैमेज, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, है ना, ये सब चीज इसमें दी गई है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और G2S के बारे में देख ही लो। G2S ट्रांजिशन ये किस किस के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट, सेल साइज, डीएनए डैमेज। इन सब में अगर किसी एक में प्रॉब्लम होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, इन सब में किसी में प्रॉब्लम होगा तो डीएनए डबल ही नहीं होगा, यानी सेल एस फेज में आएगा ही नहीं। समझ में आया? बोलो। हाँ। यस, तो इसको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।